1911। नेक्स्ट चलते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव या फिर पूर्ण स्वराज की मांग। बताएं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों। 1916 क्या था? सबसे पहले दोस्तों ये बात जाननी होगी, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, उसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, उसके अध्यक्ष थे। वहाँ पे गरम दल और नरम दल दोनों एक हुए और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी हुआ। तो दोस्तों ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इस गरम दल और नरम दल को मिलाने का कार्य किया था, तो श्रेय उन्हीं को जाता है। और 1916 में ही गांधी जी से रामचंद्र जी मिले हुए थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं पहले जाता हूँ, फिर पता करके फिर आऊँगा। तो वो नहीं माने और गांधी जी साथ ही वो चले गए। तो 1917 में यहीं से गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहाँ पे तिनकटिया जो नील खेती के लिए विरुद्ध किसानों का के प्रति जो व्यवहार था अंग्रेजों का, उसके प्रति खिलाफ आंदोलन करते हैं। और सबसे पहले गांधी जी का आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, नरम दल और गरम दल एक होते हैं, लोकमान्य गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसके मुख्य भूमिका निभाते हैं इसको एक करने में, और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है दोस्तों, 28 दिसंबर सन 1885 में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अट्ठाईस दिसंबर, देखिए आ ही गया, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो कहाँ है दोस्तों? ये मुंबई में, बताया मैंने आपको भी। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो दोस्तों पता है आपको, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? तो दोस्तों ये भी हमने बताया था, बेलगांव 1924। गांधी जी मात्र एक ही बार अध्यक्ष रहे INC के, और बेलगांव का एक और महत्व है कि पहली बार ये किसी गांव में ये हुआ था। 1925 सरोजनी नायडू। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीयवाद के पहले या प्रारंभिक चरणों को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, आरंभिक, अंतिम, मध्यम। बताएं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, माने अंतिम चरण कहा जाता है, प्रारंभिक चरण कहा जाता है, मध्यम चरण कहा जाता है, संकटपूर्ण चरण कहा जाता है। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों मध्यम चरण कहा जाएगा क्योंकि प्रारंभिक चरण तो 1857 से ही शुरू हो गया था, तो बीच में पड़ा ना ये। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो सबको पता है दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल विभाजन के समय था। चेम्सफोर्ड आपको पता है 1919। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो एक्ट आया था। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो सब अभी बताया मैंने दोस्तों, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी? नहीं दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। और ये आ जाए, या फिर हरिजन पत्रिका आ जाए, या फिर पाथवे टू गॉड आ जाए। पाथवे टू गॉड ये भी उन्हीं की है। यंग इंडिया आ जाए, यंग इंडिया आ जाए। नवयुवक आ जाए, नवयुवक भारत, नवयुवक भारत आ जाए। सब किसकी है दोस्तों? ये गांधी जी की है। गांधी जी कब गए थे? 1893 में गए थे। कब लौटे भारत? 1915 में लौटे थे। पहला आंदोलन चंपारण था उनका 1917 में। पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1924 बेलगांव। तो ये बातें याद रखनी दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर आ गया हूं मैं UPSC पेट की रिगार्डिंग हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम कल 40 क्वेश्चन डील किए थे। आज फिर 30 क्वेश्चन डील करेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए सीधे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के गाँव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में नहीं है? अर्थात गांधी जी के जो गांव का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें कौन सा एक शर्त इसमें नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। बताएं दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? तो सबको पता है दोस्तों, इसमें तो अनुचित यही लग रहा है कि भाईचारे की का मतलब से पूजा का मतलब क्या है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पहुंचे थे? तो बताएं दोस्तों। तो हुआ यूं था दोस्तों कि महात्मा गांधी जी एक बार डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उन्हें एक ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया था। कारण ये था कि वो जिस बोगी में बैठे हुए थे उसमें अलाउ था केवल ब्रिटिशर्स को, और ये क्या थे? इंडियन थे। इसमें ब्लैक लोगों को का एंट्री नहीं थी, इसकी वजह से उनको बेइज्जती करके बाहर फेंक दिया गया। और यही बात गांधी जी को बड़ी बुरी लगी थी, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में ही। तो दोस्तों वो कहाँ जा रहे थे? तो गांधी जी कहाँ जा रहे थे? डरबन। डरबन से प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, जो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। वो बताएं दोस्तों क्या? रस्किन, प्रिटोरिया, नटाल, फोनिक्स? बताएं दोस्तों। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? फोनिक्स। सबसे पहला आश्रम है गांधी जी का। अगर पूछे आपको कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला कोई सी आश्रम का जिक्र करें, तो दोस्तों क्या है? फिनिक्स आश्रम उन्होंने किया था। हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर भारत में पूछे भारत में पहला आश्रम कौन सा, तो आपको पता है ये साबरमती, लेकिन उनके जीवन का सबसे पहला आश्रम कौन था? तो दोस्तों फोनिक्स था। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार? दोस्तों सबको पता है चंपारण कहाँ है? बिहार में। और बिहार में आंदोलन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद वो कहाँ गए थे दोस्तों? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उनका दूसरा कदम था गांधी जी का। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? बताएं दोस्तों। 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या 4 फरवरी 1922? तो दोस्तों गांधी जी का नमक सत्याग्रह 12 मार्च को साबरमती
आश्रम गुजरात से चला और दांडी पहुंचा दोस्तों 6 अप्रैल को। दांडी पहुंचा था ये। तो दोस्तों गांधी जी का नाम सत्याग्रह क्या हुआ? 12 मार्च को शुरू हुआ साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा। मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? मैंने पहले कल ही बताया था दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम पहले संबोधित कौन किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। वो भी रेडियो पर उन्होंने संबोधित किया था। सरदार पटेल को उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि तो दोस्तों बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसमें देख ले जवाहरलाल नेहरू दोस्तों सबको पता है, सबसे फेमस इनका है 1929 लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस सन से प्रारंभ हुआ? 1919, 1920, 1922, 1921 बताएं दोस्तों। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1921 में? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1920 में। 1919 जलियांवाला बाग, आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना 1919 13 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल 1919। इसका देख लीजिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस सन प्रारंभ? 1920 में। लेकिन अभी ये चला ही था कि 24 फरवरी 1922 में एक घटना होती है, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना, जिसमें 60 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जो गोरखपुर जिले के पास है। चौरी चौरा घटना, इससे गांधी जी बड़ा ही आहत हुए थे और उन्होंने एक साल में ही 24 फरवरी 1922 को ये घटना हुई दोस्तों। और 1922 में ही, मात्र एक साल ही चला था ये, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे खफा होकर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया गया था, तो चौरी चौरा घटना के उपलक्ष्य में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? देखिए दोस्तों, आ गया फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। अब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, चौरी चौरा भारत किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों चौरी चौरा भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? 3 मार्च 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, चौरी चौरा घटना किस कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? फैजपुर, गोरखपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, बताएं दोस्तों। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, इलाहाबाद, फैजपुर, गोरखपुर, रायबरेली। तो दोस्तों गोरखपुर, जो कहाँ घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना वहीं पे हुई थी, जिसके वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त के कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या फिर? तो दोस्तों डी इन तीनों में तो कोई आंसर नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931-32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। नमक कर के विरुद्ध, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। क्या इनमें से जो चेतावनी दी गई है उसमें कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व को 50% की कमी करना, या फिर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है
कि भू राजस्व को 50 जो कर दिया गया था उसमें 50% कमी करना, ये समझ में आ रहा है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, जो क्रांतिकारी अरेस्ट हुए थे उनको रिहा करना। लेकिन उस समय भारत के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान से फुर्सत नहीं थी, और रुपया डॉलर में क्या मतलब था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। बताएं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबको पता है हमारे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने खुद को गोली मार ली थी, HSRA से संबंधित भी थे। काकोरी हत्याकांड में इनका नाम आता है। भगत सिंह सबको पता है 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। 22 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ये भी HSRA से संबंधित थे। ये थे भगत सिंह, सान्याल, राजगुरु, सुखदेव, सब। गोपाल कृष्ण गोखले को पता है। लेकिन दोस्तों सूर्य सेन भी संबंधित थे। इन्होंने चिटगांव जो हत्याकांड हुआ था, चिटगांव बम हत्याकांड, उसमें शामिल थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। सिंपल। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मारी थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 16 अक्टूबर 1905, 19 जुलाई 1905, 1 सितंबर 1905 या 7 अगस्त 1905? बताएं दोस्तों। तो भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की थी, लेकिन उन्होंने बांटा था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का विरोध सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। उस समय का वायसराय कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानें, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में दोस्तों पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो भारतवर्ष में चलाया गया था जिसमें केवल स्वदेशी चीज़ों को ही यूज करना था, विदेशियों चीज़ों का बहिष्कार करना था। तो सबको पता है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन था, जो कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह उसी का एक रूप था दोस्तों, जो 1930 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? जब लॉर्ड कर्जन मतलब बंगाल विभाजन जब किया गया था, इसमें कौन सा एक मकसद लॉर्ड कर्जन का नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता को मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो नीति, डिवाइड एंड रूल। इसका अर्थ है दोस्तों डिवाइड एंड रूल। ये तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन या फिर सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, इनमें से कौन सा एक उसका वो नहीं था, मकसद नहीं था? दोस्तों ये भी था बंगाल की राष्ट्रीयता को मूल पर हमला करना। सही बात है, चूँकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, इन्होंने बंगाल को बांट दिया, तो हिंदू ऐसे बंगाल को उन्होंने ऐसे न करके बल्कि ऐसे बढ़ा था ताकि इधर हिंदू हो गए, उधर बांग्लादेश के तरफ मुस्लिम चले गए। तो ये भी सही था। बांटो शासन करो, ये भी बिल्कुल नीति थी। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना भी था, लेकिन सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये कोई उन सबों का मकसद नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे थे? तो दोस्तों ये 1893 में गए थे। महात्मा गांधी 1893 में गए थे। अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका।